तुर्की ने इराक में चरमपंथी संगठन पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 2 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। चरमपंथी संगठन पीकेके ने पिछले 3 दशक से तुर्की की नाक में दम कर रखा है। उसके लड़ाके तुर्की में कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुके हैं और इसी वजह से पीकेके हर वक्त तुर्की की सेना के रडार में रहता है। एक बार फिर तुर्की ने उत्तरी इराक में उसके लड़ाकों को निशाना बनाकर हमला कर दिया, जिसमें उसके 2 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। असल में उत्तरी इराक की सीमा तुर्की से लगती है। ये वो इलाका है जहां कुर्द लड़ाकों का ठिकाना है और कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है। इसी वजह से वो आए दिन इराक के इस हिस्से को निशाना बनाता है। जानकारी के मुताबिक बीते 35 साल में तुर्की और कुर्द लड़ाकों के संघर्ष में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने रूस पर एक और कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। नए प्रतिबंध के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के सदस्य उन देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे जो रूस के साथ कारोबार करेंगे। यानी यूरोपियन यूनियन ने रूस की अर्थव्यवस्था चौपट करने की तैयारी कर ली, क्योंकि वो उन देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा जो रूस के साथ कारोबार करेंगे। या यूं कहें कि रूस से व्यापारिक रिश्ता रखने वालों से रिश्ता तोड़ने की धमकी देकर रूस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए। कम से कम पश्चिमी मीडिया ने तो यही दावा किया और अगर ये दावा सच हुआ तो रूस ही नहीं, उन देशों की मुश्किल भी बढ़ जाएगी जो रूस से लेन देन करते हैं। इधर पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गई, क्योंकि पटना में बीजेपी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए पोस्टर लगा दिया। पटना में विपक्ष की इस बैठक से जुड़े बड़े बड़े पोस्टर पहले से लगे हुए हैं, जिनमें नीतीश, तेजस्वी और केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें लगाई गई। जिसके बाद बीजेपी ने विपक्षी एकता के उन पोस्टरों के जवाब में पटना में नए पोस्टर लगा दिए, जिन पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया ठग्स ऑफ इंडिया और नीचे विपक्ष के उन नेताओं की तस्वीर लगा दी गई जो विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। पूरे देश भर के जितने भी जो ठग हैं वो बिहार में जुट रहे हैं। विपक्ष की बैठक के लिए विपक्षी नेताओं के पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके लिए पटना में नीतीश एंड कंपनी ने बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए, लेकिन उनके जवाब में बीजेपी ने पोस्टर लगाकर नई सियासी लड़ाई शुरू कर दी। उधर मुंबई में उद्धव गुट की शिवसेना के कार्यालय को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। बीएमसी के मुताबिक बांद्रा इलाके में बने जिस कार्यालय को ध्वस्त किया गया उसका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था और इसीलिए उस पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। उद्धव गुट की शिवसेना के उस कार्यालय को तोड़ने के लिए बीएमसी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची। वहां माहौल खराब ना हो इसलिए पुलिस के जवान तैनात किए गए, जिसके बाद सबसे पहले उस कार्यालय के अंदर रखी चीजों को बाहर निकाला गया और बाद में बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हुई। जो अवैध स्ट्रक्चर थे उन्हें यहाँ से अब तोड़ दिया गया है। हालांकि जैसे ही बुलडोजर ने उस कार्यालय को तोड़ना शुरू किया, वहां उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर नहीं रुका। आला साहब की शाखा थी, यहाँ लोगों का काम होता था। बीएमसी के मुताबिक जिस कार्यालय को तोड़ा गया उसे 5 साल पहले अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। इस बीच हल्के लड़ाकू विमान तेजस का इंजन अब भारत में ही बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर जाने के बाद भारत में लड़ाकू विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL के साथ अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने समझौता कर लिया। पहले लड़ाकू विमान तेजस का इंजन अमेरिका में बनता था, लेकिन भारत की लड़ाकू विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL के साथ हुए समझौते के बाद अब तेजस का इंजन देश में ही बनेगा। इसके साथ ही तेजस के इंजन को और ज्यादा आधुनिक किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस पर समझौता हुआ। भारत का लड़ाकू विमान तेजस रात में भी सटीक हमले करने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, तेजस दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साधकर उन्हें ढेर करने में सक्षम है। आधुनिक तकनीक से लैस ये विमान जंग के मैदान में रडार को भी चकमा दे सकता है और ये अपने साथ मिसाइलें भी लेकर उड़ने में सक्षम है। उधर व्हाइट हाउस में जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें कई तोहफे दिए, जिनमें गुजरात का वो हीरा भी शामिल है जिसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए लैब में बनाया गया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति और वहां की फर्स्ट लेडी को कई तोहफे दिए, जिनमें पूरे भारत की झलक दिखाई दी। इन तोहफों में गुजरात की लैब में बना 7.5 कैरेट का हीरा भी शामिल था, जो आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर बनाया गया और व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री ने इसे जिल बाइडेन को तोहफे में दिया। 7.5 कैरेट के हीरे के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को भी कई तोहफे दिए, जिनमें पूरे भारत की झलक नजर आई। क्योंकि इन तोहफों में पंजाब का घी, राजस्थान का सोने का सिक्का, महाराष्ट्र का गुड़, उत्तराखंड का चावल, मैसूर का चंदन का टुकड़ा और भगवान गणेश की मूर्ति शामिल है। वहीं वाशिंगटन डीसी पहुंचे प्रधानमंत्री के लिए व्हाइट हाउस में स्पेशल डिनर रखा गया, जिसमें शाकाहारी व्यंजन शामिल किए गए। व्हाइट हाउस की ओर से जानकारी दी गई, प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल डिनर की कई महीनों से तैयारी चल रही थी, जिसमें खास तौर पर बाजरे से बने व्यंजन तैयार किए गए और जिस टेबल पर डिनर परोसा जाएगा उसे तिरंगे की थीम पर सजाया गया। इस खास डिनर में बाजरे से बने व्यंजनों के अलावा कई शाकाहारी व्यंजन परोसे जाएंगे। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने खुद इस डिनर से जुड़ी हर छोटी छोटी बात की जानकारी दी। Prime Minister Modi is a vegetarian, so we asked chef and create a stunning vegetarian menu. यानी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के लिए रखे गए स्पेशल डिनर में उनकी पसंद का खास ख्याल रखा गया,
जिसके लिए व्हाइट हाउस के मेन शेफ और गेस्ट शेफ ने खूब मेहनत की। इस बीच अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री का वॉशिंगटन डीसी में शानदार स्वागत हुआ। न्यूयॉर्क से प्रधानमंत्री जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो वहां तेज बारिश हो रही थी और इसी बारिश के बीच प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री उतरे तो तेज बारिश के बीच ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद वो वहां मौजूद सभी अधिकारियों से मिले और अंत में एयरपोर्ट पर ही दोनों देशों का राष्ट्रगान हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री होटल के लिए रवाना हो गए। वहीं वॉशिंगटन डीसी में होटल के बाहर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। न्यूयॉर्क की तरह वॉशिंगटन डीसी के होटल के बाहर भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और जैसे ही प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे इन लोगों ने जैसे ही प्रधानमंत्री को देखा वो उनका नाम पुकारने लगे। लोगों का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री भी उनका जोश बढ़ाने उनके बीच पहुंच गए और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। उधर प्रधानमंत्री के व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अपनी अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए जो बाइडेन पहले से मौजूद थे और जैसे ही प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरे जो बाइडेन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और फिर हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले गए और अपनी पत्नी जिल बाइडेन से मिलवाया। तीनों ने साथ में तस्वीर भी खिंचवाई। इस दौरान बाइडेन और प्रधानमंत्री के बीच हल्का फुल्का मजाक चलता रहा। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने नेशनल साइंस फाउंडेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारतीय और अमेरिकी छात्रों के साथ संवाद किया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बीच राष्ट्रपति बाइडेन H-1B वीजा में ढील देने को तैयार हो गए, जिसका सीधा फायदा उन हजारों भारतीयों को होगा जो काम की तलाश में या रहने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। मतलब यह कि H-1B वीजा में ढील मिलने के बाद भारतीयों का अमेरिका जाना और वहां रहना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब तक भारत के लोगों को अमेरिकी वीजा के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। H-1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जिसे अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को वहां रहने के लिए दिया जाता है। H-1B वीजा की मान्यता 3 साल तक होती है और उसके बाद भी 3 और साल तक के लिए इसे रिन्यू किया जा सकता है। यानी ये वीजा किसी भी कर्मचारी को 6 साल तक अमेरिका में रहने की अनुमति देता है। खास बात यह कि नियमों में बदलाव के बाद इसे रिन्यू कराने के लिए अमेरिका छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अमेरिका में रहकर ही H-1B वीजा को आसानी से रिन्यू कराया जा सकेगा। उधर एक नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि गर्म होती पृथ्वी की वजह से हिमालय में इतनी भयानक उथल पुथल मची गई कि 16 देशों के 200 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। बर्फ की चट्टानें खिसक सकती हैं, अचानक बाढ़ आ सकती है और तो और यह भी हो सकता है कि लोगों को पानी की एक बूंद भी नसीब ना हो। यानी 200 करोड़ लोगों की जान पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, क्योंकि हिमालय में ग्लेशियर बेहद स्पीड से पिघल रहे हैं और वहां दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगर इसी तरह ग्लेशियर पिघलते रहे तो हो सकता है कि इस सदी के आखिर तक हिमालय में महज 20% बर्फ ही बचे। इसलिए अगर अब भी क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से नहीं लिया गया तो सर्वनाश तय है। इंसानों के लिए बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है बड़े पैमाने पर प्रदूषण पर लगाम लगाना। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक आदमी पर चोरी के शक में अपनी साली की हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक इस वारदात की जानकारी किसी को न हो, इसके लिए आरोपी ने घर में तेज आवाज में गाने बजाए और फिर अपनी साली पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घटना की जानकारी पड़ोसियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के घर से 5 लाख रुपए और गहने गायब हो गए थे, जिसके शक में उसने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और फिर अपनी साली पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन चीखने की आवाज घर से बाहर ना जाए, इसलिए आरोपी ने तेज आवाज में गाने बजा दिए। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में चल रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन अचानक तेज हो गया और किसानों ने आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। आलू का टोल तय करने समेत अपनी 4 मांगों पर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन किसानों का आरोप है कि उनकी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई, जिसके बाद किसान आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के पास पहुंचे और उसे जाम कर दिया। एक्सप्रेसवे के जाम होते ही वहां हड़कंप मच गया और कई अधिकारी किसानों को मनाने के लिए पहुंच गए। लेकिन किसानों ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी मांगे मनवाने के लिए ऐसे ही कई एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। किसानों ने बताया कि आलू का टोल तय नहीं होने की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ। साथ ही किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें किसान सम्मान निधि और वृद्धा पेंशन का भी फायदा नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा।